हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करी थी CUET के 1 to 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो कि CUET 2022 में किस तरह के क्वेश्चंस आए। और इस पार्ट में हम लोग रीज़न एसेशन वाले क्वेश्चन और मैच द कॉलम, जो एक नया पार्ट है, निमसेट वगैरह में नहीं पूछा जाता है लेकिन CUET में पूछा जाता है, तो उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ए इज अ सबसेट ऑफ, ए तुम्हारा सबसेट दे रखा है बी का, बी कैन बी एक्सप्रेस एज ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो अगर ए सबसेट है बी का, ये यूनिवर्सल सेट ले लो, बी इज अ बिगर सेट और ए उसका सबसेट है। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा वो लेस देन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहीं से स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। और रीज़न असर्शन में सबसे बेस्ट यही होता है कि एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो आंसर करना आसान होता है, जब भी दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। और रीज़न असर्शन में अगर कभी ये पूछा जाए कि असर्शन दे रखा है, रीज़न दे रखा है, कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, और या फिर ये बोला जाए कि रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो वहाँ आके स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, तो ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जब रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन या रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, जब दोनों सही हो जाते हैं तो वहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। तो साथ में हम ये भी चेक कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ए का यूनियन लेना है ए बार इंटरसेक्शन बी से। ए बार क्या होगा, ए बार ये होगा। वैसे तो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फिर भी मान लो स्टेटमेंट सही होता, पी ए लेस देन पी बी दिया होता तो हमें ये चेक करना पड़ता। तो ए बार हो गया ये, बी हो गया, बी क्या है, बी इज दिस। जहां पे दो लाइंस आती हैं, मतलब पी ए बार इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ओनली बी होगा। इसको हम ये बोल सकते हैं कि बी माइनस ए, बी से ए के पार्ट को, ये जो अंदर वाला पार्ट है, हटा दिया और साथ में ए का यूनियन कर दिया, इसको फिर से ऐड कर दिया, तो देखो दोनों लाइंस अब पूरे बी में आ रही हैं। तो दैट इज राइट ऑप्शन, मतलब ये राइट स्टेटमेंट है कि बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन ए एंड बी बार, ए बार एंड बी एंड ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये सबने पढ़ा होगा, अगर दो इवेंट्स का होना, अकर करना इंडिपेंडेंट है, तो एक का होना दूसरे का नहीं होना, या एक का नहीं होना दूसरे का होना, या दोनों का नहीं होना, ए बार या बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहां पे सेकेंड होना चाहिए बाय द वे। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड राइट है, फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड राइट, तो डी इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली डी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो एक बार CUET के लिए इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, अचानक से एग्जाम में मिलेंगे तो फिर नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का फिर से CUET में आया है, और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को तो इसका आंसर याद होता है 9, लेकिन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर, लाइक मॉड ए का स्क्वायर होता है ए डॉट ए, सो मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका आंसर वैसे याद रखना 9 आता है, निमसेट में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है, 3 बार इवन आ चुका है क्वेश्चन। डज नॉट एक्सीड, मतलब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा दो, मॉड ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, तो मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी वेक्टर डॉट बी माइनस सी वेक्टर प्लस सी माइनस ए वेक्टर डॉट सी माइनस ए वेक्टर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर, माइनस बी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे मॉड बी स्क्वायर,
माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस टू ए डॉट बी आ जाएगा, फिर बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर माइनस सी मॉड सी स्क्वायर, बी डॉट सी माइनस टू बी डॉट सी डॉट सी, ए डॉट ए, सिमिलरली सारे टर्म्स आते जाएंगे, मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर टू सी डॉट ए। क्लियर एवरीवन? अब इसको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए। अब देखो ए बी सी सारे यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब 1 हो जाएगा, दैट इज 1 + 1 + 1 3 माइनस ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर। क्लियर? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना मिनिमम हो जाए, जितना मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये मैक्सिमम होगा। अब यहां पे क्या कंसेप्ट यूज करते हैं इसको देख लो ध्यान से। वी शुड नो दैट मॉड ए प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मॉड लोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका जब तुम डॉट लोगे तो इसी तरह से आएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी सबको 1 रख दो, ये 3 आ जाएगा। 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए greater than or equal to 0. So A dot B plus B dot C plus C dot A greater than or equal to -3/2। इसकी वैल्यू greater than or equal to -3/2 आ रही है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? ये हमेशा इससे बड़ा होगा तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू ही चाहिए तो यहां पे हम इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रख दें जिससे ये मैक्सिमम हो जाए, -3/2। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा +3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 9 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रही है। आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा से रिपीट होता है तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वेक्टर का है तो देख रहे हो वेक्टर का वेटेज ठीक ठाक है सीयूईटी में भी। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर पूछा गया है, ए डॉट बी दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, जे माइनस के बी वेक्टर पूछा गया है। तो ऐसे केस में या तो हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से चेक करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ऐसे केस में ए क्रॉस बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, बी पूछा है तो एक तरीका तो ये होता है कि बी को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ले लो, या दूसरा तरीका ये होता है कि तुम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करो। ए क्रॉस बी दे रखा है, जे माइनस के, इसका ए से क्रॉस ले लो। ऐसे केस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो थोड़ा सा बेटर रहता है। कई सारे मेथड हो सकते हैं इसके। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, ए का डॉट बी से लेते हैं, ए डॉट बी, ए का डॉट लास्ट वाले से और ए लिख लेते हैं, फिर माइनस ए का डॉट ए से लेते हैं और बी लिख लेते हैं। ए वेक्टर लिख लो तुम, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस जे माइनस के। अब इसका क्रॉस तुम्हें निकालना पड़ेगा। ए डॉट बी तुम्हें दे रखा है 1, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, बी वेक्टर पूछा है, इसको निकाल लेते हैं अलग से डिटर्मिनेंट में, आई जे के
इसके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं 1 1 1, इसके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं 0 1 -1, आई कैप -1 -1 -2 माइनस जे कैप, इसको हाइड करो इसको हाइड करो -1 0 प्लस के कैप, इसको हाइड करो इसको हाइड करो 1, तो ये क्या आ जाएगा दैट विल बी माइनस ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, मॉडे स्क्वायर निकाल लो। मॉडे स्क्वायर क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 का रूट स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। ए ऑलरेडी दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3b माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, तो 3b आ जाएगा, इसको इधर लाओ 3i कैप, सो b वेक्टर इज i कैप। b वेक्टर क्या आ रहा है i कैप। सिंपली ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो b वेक्टर इज i कैप, c इज द आंसर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, फिर से सेट थ्योरी क्वेश्चन। कंसीडर द डायग्राम गिवन बिलो द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। ये ओनली ए दे रखा है, x क्या है ओनली ए, y क्या है दिख रहा है a इंटरसेक्शन b, z क्या है ओनली b, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इवेंट a एंड b कैन बी एक्सप्रेस। a को जरा देखो ध्यान से, a का इंटरसेक्शन लें b बार से, यूनियन ले y से। a का इंटरसेक्शन ले b बार से, इसको बना के देख सकते हो तो बहुत आसानी से हो जाता है। a का इंटरसेक्शन a ये है हमारा पूरा, b बार क्या है, b बार ये है, मतलब a अकर करे b अकर ना करे तो ये ओनली a आ जाएगा। दो लाइंस देख रहे हो, येलो और ग्रीन कहां पे लाई कर रही हैं, ओनली a पे। तो ये क्या लिखा है ओनली a अकर करे b अकर ना करे ओनली a, यूनियन ओनली a मतलब x दे रखा है, यूनियन y करेंगे, इसको और इसको मिला दोगे तो a आ जाएगा, बिल्कुल सही है। b क्या है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या है y, a इंटरसेक्शन b y हो गया, z ये हो गया, इन दोनों को मिला दो b आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड क्या दे रखा है, इवेंट a एंड b एक्सप्रेस एज, a को जरा देखो, a क्या x माइनस वाई है, x से y सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते बिकॉज दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत है। b क्या y प्लस z है, b y प्लस z है, z प्लस y है, बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन गलत आ रहा है, a x माइनस वाई है नहीं, तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, इट मीन्स सी इज़ द आंसर। चेक कर सकते हो। तो करीब करीब CUT से पहले कम से कम 40-50 क्वेश्चन मिसलिनियस इस तरह के लगा सकते हो। और अगर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो INPS का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें रीज़न असर्शन मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर देंगे और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये असर्शन रीज़न वाला है, और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब दोनों चीज़ें सही हों, दोनों स्टेटमेंट सही हों, असर्शन भी सही है रीज़न भी सही है, और प्रॉब्लम ये आती है कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन या फिर रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार ट्राई करते हैं। गिवन टू स्टेटमेंट, सीधे असर्शन पे आते हैं। इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट, 22 ड्रिंक स्प्राइट। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट, दो सेट्स बना लेते हैं, ये स्प्राइट वाले स्टूडेंट हैं, एंड 10 ड्रिंक्स स्प्राइट बट नॉट पेप्सी, और ये पेप्सी वाले। क्या दे रखा है, 22 स्प्राइट पीते हैं, स्प्राइट पीने वाले 22 स्टूडेंट हैं, 10 ड्रिंक स्प्राइट बट नॉट पेप्सी, इसका मतलब ओनली स्प्राइट। ओनली स्प्राइट कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ओनली स्प्राइट वाला। और ये कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं।
10 स्टूडेंट ओनली स्प्राइट पीते हैं, ठीक है, पेप्सी नहीं पीते। एंड देन बोथ, अच्छा अगर ये 10 है, टोटल ये 22 है, तो ये 12 आना चाहिए। 12 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जो कि दोनों पीते हैं, तभी दोनों को ऐड करके 22 आएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है कि पेप्सी पीने वाले, दोनों पीने वाले 15 दे रखे हैं। 15 नहीं हो सकते, वो क्या होने चाहिए 12, क्योंकि ओनली स्प्राइट वाले 10 हैं, टोटल स्प्राइट वाले 22 हैं, तो दोनों पीने वाले इन दोनों को ऐड करके ही 22 आना चाहिए। तो ये 12 होगा, 15 नहीं होगा, तो ये गलत डेटा दे रखा है। सो असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई, एक चीज़ गलत हो गई। अदरवाइज प्रॉब्लम होती है जब दोनों चीज़ें से सही हो जाती। रीज़न देख लेते हैं। फॉर एनी फाइनाइट सेट ए एंड बी, एन ए क्या होता है, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी क्या है, ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी ये है, ओनली ए। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये इसको ऐड कर दो तो एन ए आ जाता है। और ये ऐसा रीज़न बिल्कुल सही है, यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। ओनली स्प्राइट वाले और इंटरसेक्शन ऐड करने पे क्या आना चाहिए 22, जबकि अगर 15 लोगे तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा 25, जो कि गलत डेटा है। इसका मतलब रीज़न सही है, असर्शन रॉन्ग है। तो बोथ आर ट्रू, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो ये सेफ साइड होती है, दोनों में से एक गलत हो जाए। लेकिन रिस्की साइड क्या होती है, जब दोनों सही हो जाए, तो फिर ये बात थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, वैसे अगर यहां पे ये बोथ वाला डेटा अगर 12 दिया होता तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड तब हम टिक करते कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम भी एक नया पार्ट है जो कि CUET में इंट्रोड्यूस हुआ है। निमसेट और अदर एग्जाम में मैच द कॉलम नहीं आता है, लेकिन मैच द कॉलम में प्रॉब्लम नहीं है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है कई बार बच्चों को। तो फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म आई थिंक ये पता होगा, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी मतलब ARQ इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होता है, AR का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, मतलब आर आ जाएगा और इधर ए बचेगा, आर इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है तो कॉमन रेशियो 3 आ गया, और ये फोर्थ है तो ठीक है, यहां फोर्थ आ गया। आई थिंक समझ रहे होगे। nth टर्म, जीपी का nth टर्म क्या होता है, AR टू द पावर n-1, तो फोर्थ टर्म AR क्यूब, सेकेंड टर्म AR, आर आ गया। तो पहला वाला पार्ट हो गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म AP का 5 है, लास्ट टर्म क्या होता है A प्लस n-1D जो कि 45 है। सम दे रखा है, अच्छा इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो क्या आता है 2A प्लस n-1D विच विल बी 50, इन दोनों को ऐड कर दो और यही n/2 से डिवाइड कर दे तो सम आ जाएगा। और सम ऑफ नंबर मतलब n/2, 2A प्लस n-1D विच इज 50 कितना दे रखा है 400। तो यहां से नंबर ऑफ टर्म 400 डिवाइड बाई 25 करोगे, सो दैट इज 16। तो ये भी सॉल्व हो गया, दैट इज थर्ड। इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन AP, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स का सम अगर दे रखा है तो ऑब्वियसली फिर हमें A माइनस डी, A प्लस डी करके एज्यूम करना होता है। और उसका सम कितना दे रखा है, सम ऑफ 3 नंबर इज 27, A इज 9, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर कर लो, A को 9 रख दो, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 3 बार आएगा, 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 3 बार करेंगे, 81 81 243 आ जाएगा।
डी स्क्वायर 2d² आ जाएगा, माइनस 18d और इधर प्लस 18d आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 293। 2d² 293 से 243 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 50। d² आ गया तुम्हारा 25, मतलब d आ गया ±5। सिंपल। तो क्या दे रखा है, सम ऑफ 3 नंबर्स 27 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है तो +-5 आ रहा है, देख लेते हैं +-5, +5 दे रखा है फर्स्ट में। तो मैच द कॉलम में लास्ट सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग 3 अगर मैच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चौथा मैच कराना ही पड़ेगा उसको ऑप्शन में। तो ए का थर्ड, बी का ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, और ऐसा यहीं पे दे रखा है। सो दिस इज द आंसर। और वैसे इसको एक एक करके भी सॉल्व कर सकते थे, पहला वाला सॉल्व कर लेते, ए का फोर्थ ए ऑप्शन में ही आ रहा है, बाकी में आ ही नहीं रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सो ये हो गया। इट मीन्स लास्ट वाले का -5/2 आ रहा होगा, चेक कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजन असर्शन का। असर्शन दे रखा है, स्टेटमेंट है x + y + z 4 है, 2x - y + 2z = 5 है, x - 2y - z -3 है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 2 - 1 2 1 -2 -1 ये 0 ना आए। तो चेक कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लो, यह आएगा 1 + 2 1 + 4 दैट इज 1 + 4 5 हो जाएगा, -1, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, -2 -2 -4 +1, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, -4, और ये हो जाएगा +1, -4 + 1 -4 +1 -3 दैट इज 5 + 4 -3 6, जो कि 0 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स इसका यूनिक सोल्यूशन होगा डेल्टा। कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, तो इट मीन्स असर्शन राइट है। अब रीजन पे आते हैं, रीजन अच्छे से पढ़ो। ये मैट्रिक्स के टर्म में दे रखा है, ए एक 3x3 मैट्रिक्स है, बी एक 3x1 मैट्रिक्स है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, देन द इक्वेशन ए क्या होता है, आई थिंक सबने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, ए यही इसी ये जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनाया है इसकी मैट्रिक्स बना लो, दैट इज ए। एक्स क्या होता है, एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है जहां पे x y z लिख लोगे। बी क्या होता है, बी ये कांस्टेंट टर्म जो आ रहे हैं 4 5 एंड -3, 4 5 -3 ये बी होता है। सबने ये चीज़ थ्योरी में पढ़ी होगी, मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, तो ये बेसिकली जो ax + b है ये इक्वेशन ही लिखी हुई है, x + y + z 4 2x - y + 2z 5 x - 2y - z -3, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स के टर्म में। हैज़ यूनिक सोल्यूशन इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, बिल्कुल सही है, यही चीज़ हमने करी है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो यूनिक सोल्यूशन होता है, तो इट मीन्स रीजन भी सही है, और दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। यही रीजन है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्योंकि वहां पे भी दे रखा है डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, और यहां पे क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। क्लियर? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आ गया। x ओनली a है, y a इंटरसेक्शन b है, z ओनली b है, तो x y z कैन बी एक्सप्रेस्ड a इंटरसेक्शन b बार, a इंटरसेक्शन b बार, क्या x जो है a इंटरसेक्शन b बार, अभी जस्ट करके देखा था, a इंटरसेक्शन b बार का क्या मतलब क्या होता है, ओनली a अकर, ओनली a अकर मतलब दिस, तो ये बिल्कुल x है। a इंटरसेक्शन b ये बिल्कुल y है, a बार
इंटरसेक्शन बी बार, ये बिल्कुल z है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट 2 पी वाई मतलब a इंटरसेक्शन b, पी वाई में से पी वाई मतलब a से x अगर घटा दें, a से अगर x घटा दोगे, a देख रहे हो a इज कंप्लीट सेट, उससे अगर x घटा दो तुम तो y बचेगा। पी बी मतलब ये कंप्लीट सेट, उससे तुम z घटा दो तो फिर y बचेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही आ रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा डायग्राम से चेक कर सकते हो, मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं लगाना है तुम्हें कोई भी। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ए इज द आंसर। क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख रहे हो, फिर से सेट थ्योरी का है, तो आइडिया लग रहा होगा सेट थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसी तरीके से प्रिपेयर करना है सेट थ्योरी को। इन अ क्लास 400 स्टूडेंट द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 250, फिजिक्स 150, केमिस्ट्री 100, मैथ्स फिजिक्स बोथ 100, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 60, फिजिक्स केमिस्ट्री 40 एंड मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले 30। तो इसको हम डायग्राम से करेंगे, फॉर्मूले से नहीं करेंगे, डायग्राम से कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली मैथमेटिक्स आर 100, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली फिजिक्स ओनली केमिस्ट्री, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, और इस डायग्राम से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ये मैथ्स का हो गया, ये फिजिक्स मान लो, और ये केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं, तीनों पढ़ने वाले 30 हैं, तो ये 30 हो गए, ठीक है। अब ये देखो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 100। मैथ्स फिजिक्स ये पूरा पोर्शन है मैथ्स फिजिक्स का, टोटल 100 है, 30 यहां हो गए, तो ये कितने बचे, 70, ठीक। मैथ्स, अब फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले 40 लोग हैं, 30 ये ऑक्युपाई हो गए, तो ये कितने बचे, 10। अब मैथ्स और केमिस्ट्री में आ जाओ, मैथ्स और केमिस्ट्री के 60 लोग हैं, 30 यहां पे हो गए, तो 30 ये बच गए, ठीक है। तो हमने जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो निकाल लिया। अब पूरा मैथ्स देखो, पूरा मैथ्स आ रहा है 250, पूरा मैथ्स 250 आ रहा है, 250 से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 250 से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 70, 30, 30 मतलब 130 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ओनली मैथ्स वाले स्टूडेंट कितने आ गए, 120। देख लो 100 दे रखा है, ठीक है। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली फिजिक्स, फिजिक्स वाले कितने दे रखे हैं टोटल, फिजिक्स वाले 150 दे रखे हैं। 150 में से फिजिक्स पूरा डायग्राम देखो, 70, 30 और 10, 110 घटा दो, कितने बचे, 40। ओनली फिजिक्स वाले 40 है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, बी सही है। ओनली केमिस्ट्री वाले निकाल लेते हैं, केमिस्ट्री वाले 100 हैं, केमिस्ट्री वाले 100 हैं, 30, 30, 60 और 70, 30, 30, 60, 10, 70, 70 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा, 30। तो ओनली केमिस्ट्री वाले 30 हैं, 40 दे रखा है, गलत है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट थे, टोटल थे 400। ये सारे सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर ये सारे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे टोटल में से जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। 120 + 30 ये हो गया 150, 190 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 10 एंड दिस इज 3, 210, 210 ये आ गया। 210 में से अब 70, 30 हो गया तुम्हारा 100, और ये 40, 140 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 70। तो कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट, 70। इसका मतलब बी सही है और डी सही है, बी एंड डी ओनली।
तो देख रहे हो डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आया तो कर सकते हो आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। सिंपल क्वेश्चन है, 125 दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट ए बी 60 दे रखा है। हार्मोनिक मीन पूछा है, तो वैसे तो पता होना चाहिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होता है। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर बाई ए। जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी, ए प्लस बी बाई 2। तो हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन ए प्लस बी होता है। ए बी निकाल लो, उसका स्क्वायर करो 3600 डिवाइड बाई ए प्लस बी कितना आ रहा है 250। दैट इज 57.6। ये आंसर आ जाएगा, सिंपल डिवाइड कर लोगे। ठीक है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता है ऑफ सीरीज ऑफ 20 आइटम्स। 20 आइटम्स, टोटल आइटम्स 20 हैं। अर्थमेटिक मीन 20 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं x है, x डेटा है, 5 दे रखा है। ठीक है, बट वाइल कैलकुलेटिंग देम एन आइटम 15 was misread, 15 सही था, मिसरीड करके उसको 30 पढ़ लिया गया। फाइंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट मीन पूछता है तो बहुत आसान होता है, लेकिन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होगा, काफ़ी कैलकुलेशन होंगे, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स बार क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने भी टर्म हैं 20 तक डिवाइड बाई 20। इसको लिख लो, ये है करेक्ट मतलब रॉन्ग सम, क्योंकि अभी हमने रॉन्ग मीन दे रखा है। तो 20x बार, ये सम जो आ रहा है डेटा का रॉन्ग आ रहा है, बिकॉज 15 की जगह 30 लिख लिया है। तो करेक्ट रॉन्ग सम एक बार निकाल लेते हैं। रॉन्ग सम क्या आएगा, ये दे रखा है 20, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 20 400, दैट इज द रॉन्ग सम। ठीक, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, हमें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है सिग्मा xi स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेके n तक जितना भी डेटा है, डिवाइड बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले तो मीन पे काम कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे आएंगे। ठीक है, अगर ये रॉन्ग सम है तो राइट सम क्या होगा, बड़ा सिंपल है। 400 में से 30 जो कि गलत लिखा है सब्ट्रैक्ट कर दिया और 15 ऐड कर दिया, मतलब -15 कर दो तो ये 385 आ जाएगा, ये राइट सम आ जाएगा। तो राइट एक्स बार, राइट मीन क्या आएगा 385 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा 20। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल मीन जो सही मीन है वो आ गया। क्लियर है? ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता है, समेशन xi का स्क्वायर, हमें सारे नंबर्स का स्क्वायर का सम भी निकालना है। तो ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये दे रखा है 5, ये 1/20 समेशन xi स्क्वायर भी निकालते हैं, फिर उसको हम करेक्ट करेंगे। और x बार कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ से समेशन xi का स्क्वायर निकालेंगे। समेशन xi का स्क्वायर पूरा सॉल्व करोगे तो 8500 आएगा, जो कि रॉन्ग है, जो कि क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज एक डेटा गलत है। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर से लेके x20 का स्क्वायर। तो राइट x समेशन xi स्क्वायर अगर हमें निकालना है, सो दैट इज 8500। 30 का स्क्वायर जो कि गलत डेटा है सब्ट्रैक्ट कर दो, और 15 का स्क्वायर जो कि सही डेटा है ऐड कर दो।
इसको करने पे आएगा 7825, कैलकुलेट करके देख सकते हो, दैट विल बी 7825। ठीक है, ये राइट आ गया। अब हमें एक्चुअल राइट एसडी चाहिए, तो दैट विल बी 1/n समेशन xi स्क्वायर, जो कि राइट है, दैट इज दिस, माइनस x बार जो कि राइट है उसका स्क्वायर, राइट x बार क्या है 19.25, तो दैट विल बी 1/20, 20 डेटा है, ये क्या आ रहा है 7825 माइनस x बार क्या आ रहा है 19.25 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 391, काफ़ी कैलकुलेशन है, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है, 0.25 माइनस 370.56, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट लेना होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20.68, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें इसका अंडर रूट लेना होगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन करने लायक नहीं होता है एग्जाम में, क्योंकि अंडर रूट लेना है, स्क्वायर करना, बहुत ओवर कैलकुलेशन है, तो दैट विल बी 4.54, दिस इज द आंसर, 4.54, सी इज द आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट हो गया। इसके पहले पार्ट में 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, नेक्स्ट पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आगे फर्दर वीडियो में हम लोग रीजन असर्शन और कॉलम, मैच द कॉलम के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे एक हैबिट हो जाए तुम लोगों की कि रीजन असर्शन क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, बिकॉज अदर एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में रीजन असर्शन नहीं है, मैच द कॉलम तो यूजुअल चीज़ है, सिंपल सॉल्व करेंगे, मैच करा लेंगे, आसान होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है रीजन असर्शन की। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की फिर बात करते हैं हम।